हेलो प्यारे बच्चों। तो कैसे हैं आप सब। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आज की इस वीडियो में। और प्यारे बच्चों, आज की ये स्पेशल डिमांडिंग एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो क्लास 8 का आपका जो साइंस का सब्जेक्ट है, यानी कि विज्ञान का आपका जो सब्जेक्ट है बच्चों, इसी के एनुअल के एग्जाम के लिए। जी हां, जैसा कि आप सभी बच्चों को पता है कि जो बच्चे मॉर्निंग शिफ्ट के हैं इनका कल यानी कि 3 मार्च को, और जो बच्चे इवनिंग शिफ्ट के हैं इनका अगले ही दिन 4 मार्च को साइंस का आपका जो एनुअल एग्जाम है यानी कि फाइनल एग्जाम ये होने वाला है। ठीक है, और इसकी तैयारी के लिए देखा जाए तो अब आपके पास में सिर्फ और सिर्फ एक ही दिन का टाइम बचा हुआ, जो कि बहुत कम है ना बच्चों। तो एक दिन में आप साइंस के एग्जाम की तैयारी कैसे अच्छी करें, ऐसी तैयारी कर लें भाई कि अपना 60 में से बहुत अच्छे नंबर लेके आओ अपने एग्जाम में। तो इसी बात को ध्यान में रखते हुए आज हम लेके आए हैं एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट सैंपल क्वेश्चन पेपर को, जिसके हर एक क्वेश्चन को आपको ना लाइन टू लाइन समझाऊंगा। ठीक है, एक एक वर्ड को बहुत अच्छे से समझाऊंगा। ठीक है, और साथ ही साथ जो बच्चे हिंदी मीडियम के उनको तो मैं समझाऊंगा ही, इवन इंग्लिश मीडियम के बच्चों को भी समझाने वाला हूं। इसीलिए आज का ये सैंपल पेपर सभी के लिए इंपॉर्टेंट है और ये हमारा तीसरा पेपर होने वाला है। ठीक है, अब पता है इस तीसरे पेपर की खासियत क्या है। इस तीसरे पेपर में ना जो जो क्वेश्चन हम डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है, वो सारे के सारे क्वेश्चंस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं। सिलेक्टेड क्वेश्चन है बच्चों, रिपीटेड क्वेश्चंस हैं जो हर साल पेपर में आते हैं। तो इसकी बहुत ज्यादा संभावना है बच्चों कि जो क्वेश्चन आपको मैं बताऊंगा ना इस वीडियो में, आपके फाइनल एग्जाम में यहां से बहुत से क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, और एक और बेस्ट पार्ट है इस वीडियो में ना, जो हमारा दूसरा सैंपल पेपर है उसके भी कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का आपको मैं रिवीजन करवा दूंगा। ठीक है, तो एक तीर से दो निशाने करने वाले हैं हम। ठीक है, तो बस करना क्या है बच्चों, अगर आप चाहते हो ना कि आप अच्छी तैयारी करो तो बस इस वीडियो को पूरा एंड तक देख लेना। ज्यादा नहीं, 45 मिनट से लेके 50 मिनट तक की बनेगी, लेकिन हाँ देखोगे ना पूरी तो आप देख पाओगे कि हाँ तैयारी अच्छी हुई है मेरी। ठीक है बच्चों, चलो एडवांस में आप सभी को 8वीं क्लास के आपके साइंस के फाइनल के एग्जाम के लिए विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। अच्छे से एग्जाम कीजिएगा, अभी हम और भी प्रिपरेशन करेंगे। ठीक है, चलो बच्चों, तो एक बार पेपर का पैटर्न फटाफट से देखते हैं। 2.5 घंटे का एग्जाम रहेगा आपका, 60 नंबर का आने वाला है। पेपर के अंदर जो है ना आपके 3 खंड होंगे। खंड का जो है ये रहेगा वस्तुनिष्ठ प्रकार के क्वेश्चन, इसके अंदर आपके ना एमसीक्यूज भी होंगे। ठीक है, फिलिंग ब्लैंक्स भी होंगे। ठीक है, रॉन्ग और राइट वाले वो होते हैं ना, सत्य असत्य वाले ये भी होंगे, और एक शब्द और एक वाक्य वाले ये भी होंगे। ठीक है, फिर आपका खंड खा रहेगा बच्चों लघु और दीर्घवृत्तीय प्रश्न वाला। अब इसमें आपके 2 नंबर के क्वेश्चन होंगे, 3-3 नंबर के इसमें क्वेश्चन होंगे आपके। और सबसे आखिर में आएगा खंड गा, ये होगा योग्यता आधारित। इसका मतलब होता है जैसे जो केस बेस्ड क्वेश्चन होते हैं ना वो वाले ये रहेंगे। ठीक है बच्चों, तो चलो फटाफट शुरुआत करेंगे। पूरा पेपर समझेंगे एक ही वीडियो में तो हमें टाइम तो लगेगा ही। अब देखो जो बच्चे इंग्लिश मीडियम के एक बार यहां से देख लीजिए, 3 सेक्शन में पेपर आपका डिवाइड रहने वाला है। सेक्शन ए में ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस होंगे, सेक्शन बी में आपके शॉर्ट एंड लॉन्ग क्वेश्चंस होंगे, और सेक्शन सी में कॉम्पिटेंसी या फिर केस बेस्ड या फिर पैराग्राफ बेस्ड क्वेश्चन आपके होने वाले हैं। ठीक है, सो एट दिस टाइम आर यू गाइस रेडी। शुरुआत करें बच्चों आज के पेपर की, तो चलिए शुरू करेंगे। तो फाइनली प्यारे बच्चों यहां पे आप देख सकते हैं आज की इस वीडियो का जो हमारा सबसे पहला खंड है, खंड नंबर का वस्तुनिष्ठ प्रश्न का, वो यहां से शुरुआत हो जाता है। अब देखो इसमें ना हमारा एक ही क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। ठीक है, पहला क्वेश्चन है, लेकिन इसी एक क्वेश्चन के अंदर हमसे 12 क्वेश्चन पूछे जाएंगे छोटे छोटे, जिसमें एमसीक्यूज भी हैं आपके, 1 मार्क्स वाले भी हैं यानी कि 1 सेंटेंस 1 वर्ड वाले, फिलिंग ब्लैंक्स भी हैं और सत्य सत्य भी हैं। ठीक है, तो चलो शुरुआत करेंगे एमसीक्यू से। तो सारे बच्चे एमसीक्यू क्वेश्चन का आंसर अपने मन ही मन जरूर देंगे या फिर लाइव सेशन में। तो पहला क्वेश्चन है बच्चों कि ईस्ट का उपयोग निम्न में से किसके उत्पादन में किया जाता है, यानी कि ईस्ट जो है ना वो किसके प्रोडक्शन में यूज किया जाता है। चीनी के प्रोडक्शन में, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के प्रोडक्शन में, अल्कोहल में, या फिर ऑक्सीजन में। तो बच्चों आप सभी को पता है कि ईस्ट का उपयोग किसके उत्पादन में किया जाता है, अल्कोहल के। ठीक है, किसमें बच्चों, अल्कोहल में। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, एक शुक्राणु में पाए जाने वाले केंद्रकों की संख्या डैश होती है। अब सिंपल सी बात है, एक शुक्राणु है कोई सा, एग्जांपल के लिए द नंबर ऑफ द न्यूक्लियल फाउंड इन दी स्पर्म। ठीक है, तो एक स्पर्म है, एक शुक्राणु है, सिंपल सी बात है उसमें कितने केंद्रक होंगे, एक शुक्राणु में एक ही तो होगा, है ना, एक ही केंद्रक होता है एक शुक्राणु में।
चलो अगला क्वेश्चन। हाँ, ये वाला क्वेश्चन थोड़ा सा डिफिकल्ट है भाई, इसको जरा ध्यान से समझिएगा। देखो, दो द्रव ए तथा बी के विद्युत चालकता की जांच करने के लिए एक परीक्षण किया गया। यानी कि दो द्रव हैं, एक ये ए है, एक ये बी है। अब इनकी ना विद्युत चालकता, इलेक्ट्रिसिटी जो है ना, कंडक्टिविटी, ठीक है, इसको ना चेक करने के लिए एक परीक्षण किया गया। क्या? इसमें यह पाया गया कि द्रव ए में बल्ब अधिक चमक के साथ जलता है, तो द्रव बी में बल्ब धीमी रोशनी के साथ चलता है। यानी कि जो ये है ना, ये ए वाला ये थोड़ा ज्यादा चमक रहा है, बी वाला थोड़ा सा कम चमक रहा है। तो इसके हिसाब से आप क्या निष्कर्ष निकालोगे? तो हम ये निष्कर्ष निकालेंगे कि जो द्रव ए है ना, इसकी चालकता ज्यादा है, इसकी इलेक्ट्रिसिटी जो है ना, कंडक्टिविटी ये ज्यादा है, और बी की थोड़ी सी कम है ना। तो हम बी वाला ऑप्शन इससे निकालेंगे। तो हमारा कौन सा ठीक हो जाएगा? द कंडक्टिविटी ऑफ लिक्विड ए इज हाइयर देन द लिक्विड ऑफ बी। इस तरीके से। ओके बच्चों, चलो अगला क्वेश्चन है हमारे। अच्छा, अब ये देखो, तीन क्वेश्चन जो होंगे ना हमारे, तीन, ये एक एक शब्द के और एक एक वाक्य के होंगे। जैसे कि पहला क्वेश्चन है, सूक्ष्म जीवों के मुख्य वर्ग कौन कौन से हैं? व्हाट आर द मेन क्लासेस ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म? तो बच्चों, सूक्ष्म जीव जो होते हैं ना, ये चार प्रकार के होते हैं। एक होते हैं बैक्टीरिया, दूसरे कवक, तीसरे प्रोटोजोआ, और कुछ होते हैं शैवाल। ठीक है, तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म को कितने पार्ट में डिवाइड करते हैं? मेजर 4 ग्रुप्स में। कौन कौन से? बैक्टीरिया, फंगी, प्रोटोजोआ और सम अलेज। ओके, तो याद कर लेंगे बच्चों, सूक्ष्म जीवों के जो वर्ग हैं वो कौन कौन से होते हैं। अब है बच्चों क्वेश्चन नंबर हमारा 5th। धक्का या फिर खिंचाव के कारण वस्तुओं की गति या अवस्था में जो परिवर्तन होता है, उसके दो उदाहरण दीजिए। यानी कि कोई वस्तु जो है उसमें खिंचाव किया गया या फिर धक्का दिया गया, तो उससे ना वस्तु की जो गति है, जो अवस्था है, वो बदल गई। ठीक है, तो गिव 2 एग्जांपल्स ऑफ चेंज इन द मोशन और स्टेट द ऑब्जेक्ट ड्यू टू पुश और पुल। तो जैसे एक एग्जांपल है कि गेंद को मारने पर उसका वापस लौटना, जैसे फुटबॉल है। ठीक है, फुटबॉल को लात मारने पर उसका आगे बढ़ना, या फिर जब हम गेंद को मारते हैं तो वो लौट के वापस आ जाती है। तो इस तरीके से, है ना। तो ये एग्जांपल है बच्चों इसके। ओके, क्वेश्चन नंबर 6। और ये वाला जो क्वेश्चन है ना बच्चों, ये क्वेश्चन 2 नंबर में भी आ सकता है। आपका याद रखिएगा, कितने में? 2 नंबर में भी आ सकता है। क्वेश्चन क्या है हमारा? खेतों में लगातार फसल उगाने से मिट्टी पर क्या प्रभाव पड़ता है? व्याख्या कीजिए। यानी कि आप ना खेतों में लगातार फसल उगाए जा रहे हो, ठीक है, फसलों को उगाए जा रहे हो, उसको छोड़ ही नहीं रहे हो कि मिट्टी की उर्वरता वापस आ सके। तो इससे क्या होगा? उर्वरता खत्म हो जाएगी, है ना। तो वही हमें बताना है। तो देखो, मिट्टी जो है ना, ये फसलों को पोषक तत्व, न्यूट्रिशन प्रदान करती है। जैसे हमारे शरीर में ना खाना जो है, जैसे जो भी आप अच्छा खाना खाते हैं, वो न्यूट्रिशन प्रदान करता है। वैसे ही मिट्टी जो होती है, वो फसलों के लिए पोषक तत्व प्रदान करती है, उनकी वृद्धि के लिए सहायता करती है। अब जब हम लगातार फसलों को उगाएंगे, तो भाई मिट्टी की पोषक तत्व तो धीरे धीरे खत्म होंगे ही ना। इसकी वजह से उसकी जो उपजाऊपन क्षमता है, उर्वरता, ये कम हो जाएगी। और इसी वजह से तो जो किसान होते हैं ना, वो समय समय पे खाद का, उर्वरकों का उपयोग करते हैं, ताकि मिट्टी की जो उपजाऊपन क्षमता ये बनी रहे, है ना। तो व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ कंटिन्यूस कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप्स ऑन द सॉइल? एक्सप्लेनेशन। तो बच्चों क्या होता है कि सॉइल प्रोवाइड्स न्यूट्रिशंस टू द क्रॉप्स विच आर नेसेसरी फॉर देयर ग्रोथ, है ना। कंटिन्यूस कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप्स ग्रेजुअली डेप्लीट्स द न्यूट्रिशन ऑफ द सॉइल। जो सॉइल है उसके न्यूट्रिशन को डेप्लीट्स करता है, जिसकी वजह से जो फर्टिलिटी है वो रिड्यूस हो जाती है। ड्यू टू दिस, जो फार्मर्स होते हैं वो मेंटेन करने के लिए जो फर्टिलिटी है उसके लिए क्या यूज करते हैं? कुछ मैन्योर और फर्टिलाइजर्स टाइम टू टाइम, है ना बच्चों। चलो अब आते हैं हमारे 3 क्वेश्चन रिक्त स्थान वाले। ठीक है, ये 3 क्वेश्चन हमारे रिक्त स्थान वाले होंगे। तो यहां पे देखेंगे बच्चों, जब आप मंद प्रकाश में देखते हैं तो आपकी पुतली का साइज डैश हो जाता है। ठीक है, जब आप देखो, व्हेन यू लुक इन डिम लाइट द साइज ऑफ योर क्या नाम, पुपली या पुतली बिकम्स। तो पुतली का साइज क्या होता है? ये बढ़ जाता है, बिग हो जाता है। ठीक है, अभी आपको आंसर बताऊंगा मैं। वेल को दिखाई देता हूं। देखो, इसका साइज क्या होता है बच्चों? साइज होता है पुतली का, ये बढ़ जाता है। यहां पे देख सकते हैं, किसी विलयन के विद्युत धारा प्रवाहित होने पर डैश प्रभाव उत्पन्न होता है। यानी कि व्हेन इलेक्ट्रिसिटी या फिर व्हेन इलेक्ट्रिक करंट फ्लो थ्रू अ सॉल्यूशन इफेक्ट इज प्रोड्यूस्ड। तो क्या होता है बच्चों? जो रासायनिक प्रभाव है ये उत्पन्न होता है जब विद्युत धारा किसी विलयन से प्रभावित होती है। ठीक है,
किसी चुंबक का उत्तरी ध्रुव दूसरे चुंबक के उत्तरी ध्रुव को डैश करता है, यानी कि द नॉर्थ पोल ऑफ अ मैग्नेट एंड द नॉर्थ पोल ऑफ अनदर मैग्नेट। तो क्या करता है बच्चों ये, ठीक है, क्या करता है, प्रतिकर्षित करता है। क्या करता है बच्चों, प्रतिकर्षित। इन्हीं को इंग्लिश में देखेंगे लार्ज केमिकल और रिप्लेड, ठीक है, रिपील्ड करता है इस तरीके से। ओके, तो ये हैं आपके फिलिंग ब्लैंक्स। अब मैं आपसे कुछ क्वेश्चन पूछूंगा, ठीक है, इसमें आप मुझे ये बताना कि ये सही है या गलत है, ठीक है, सत्य और असत्य। जैसे कि बच्चों, निषेचन के पश्चात बनने वाला अंडा एक एकल कोशिका होती है, यानी कि द एग फॉर्म्ड आफ्टर फर्टिलाइजेशन इज सिंगल सेल। क्या ये बात सही है बच्चों कि निषेचन के बाद में जो भी अंडा बनता है वो एकल कोशिका होता है? हाँ सर, ये बात हमारी सही है। तो इसके सामने हम क्या लिख देंगे, इसके सामने लिख देंगे कि ये तो हमारा सत्य है ना। दूसरा बच्चों, कोक कार्बन का लगभग शुद्ध रूप है, ठीक है, कोक इज ऑलमोस्ट प्योर फॉर्म ऑफ कार्बन। क्या ये बात सही है? हाँ सर, ये वाली भी बात सही है, यानी कि कोक जो है वो वाकई में कार्बन का एक रूप होता है, शुद्ध रूप लगभग, है ना। तो ये भी सही हो गया। अब ये जो कहा गया ना कि किसी कंपित वस्तु के प्रति सेकंड होने वाले दोलनों की संख्या को इसका आवर्तकाल कहते हैं, ये गलत है बच्चों। द नंबर ऑफ ऑक्सीलेशंस पर सेकंड ऑफ अ वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड टाइम पीरियड, दैट इज रॉन्ग, ये गलत है। ओके, ये गलत है बच्चों, ठीक है, तो असत्य है ये वाला। तो इस तरीके से हमने इस पेपर के अपने जो टोटल 12 क्वेश्चंस थे, ठीक है, इस पहले वाले में वो पूरे कर लिए। तो क्या आप सारे बच्चे तैयार हो खंड नंबर खा को समझने के लिए? आर यू गाइस रेडी? तो चलिए अब हम खंड खा को समझेंगे। ओके, तो फाइनली प्यारे बच्चों, यहां पे आप देख सकते हैं इस वीडियो का जो हमारा खंड नंबर खा है लघु और दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों का, वो यहां से शुरुआत हो जाता है ना। अब इसमें हमारे कुछ 2 नंबर के क्वेश्चन हैं, कुछ 3-3 नंबर के हैं। तो सारे बच्चे ध्यान से देखिएगा, सब समझाऊंगा अच्छे से। ओके, चलो देखो बच्चों, हमारा सबसे पहला क्वेश्चन क्या है 2 नंबर का क्वेश्चन है, खरीफ फसल तथा रबी फसल के 2-2 उदाहरण दीजिए। ठीक है, तो बच्चों खरीफ फसल में क्या क्या होते हैं, जैसे कि धान, मक्का, मूंगफली, कपास, सोयाबीन, ये सभी क्या होती है बच्चों, ये होती है हमारी खरीफ फसल। रबी फसल की बात करेंगे तो इसमें गेहूं, चना, सरसों, मटर इत्यादि, ठीक है, ये सब है हमारी रबी फसल। याद कर लेंगे बच्चों, धान, मक्का, मूंगफली, कपास, सोयाबीन ये खरीफ है, गेहूं, चना, सरसों, मटर ये रबी है। अब जैसे मान लीजिए कि ये जो हमारा गेहूं है ये एक क्या है, रबी फसल है, लेकिन इसे यदि हम खरीफ फसल में उगाएंगे तो क्या होगा, इसके बारे में बताइए। तो भाई चलो बताते हैं आपको। देखो, गेहूं जो कि एक रबी फसल है ना, ये जब ठंडी जलवायु होती है ना उसमें अच्छे तरीके से ये बढ़ती है, अच्छा न्यूट्रिशन मिलता है, अच्छा ये फसल बनती है। लेकिन अगर इसे हम खरीफ मौसम में उगाएंगे ना तो क्या होगा, अधिक वर्षा की वजह से और अधिक गर्मी की वजह से इसका विकास हो ही नहीं पाएगा और मोस्ट प्रोबेबली चांसेस है कि ये फसल पूरी तरीके से नष्ट हो जाएगी बच्चों, खराब हो जाएगी पूरी की पूरी फसल गेहूं की, अगर इसको खरीफ मौसम में उगा दिया। क्योंकि भाई गेहूं किसमें उगता है, ठंडी जलवायु में, है ना। और जो खरीफ फसल है उसमें क्या होता है कि ज़्यादा वर्षा होती है, गर्मी बहुत होती है, तापमान टेम्परेचर ज़्यादा हाई होता है, तो वहाँ पे ये खराब हो जाएगी, दैट्स वाई। ओके, अब सेम ही क्वेश्चन इंग्लिश मीडियम में बच्चों कि गिव 2 एग्जाम्पल ईच ऑफ खरीफ क्रॉप एंड रबी। तो खरीफ क्रॉप के लिए देख सकते हैं ये एग्जाम्पल है, रबी क्रॉप के लिए ये है। व्हाट हैपन विल व्हीट इज ग्रोइंग इन खरीफ सीजन। तो क्या होगा बच्चों, ये ना देखो जो व्हीट है वो एक रबी क्रॉप है एंड विच ग्रो वेल इन कोल्ड क्लाइमेट। जो रबी क्रॉप है यानी कि व्हीट वो कोल्ड क्लाइमेट में ज़्यादा अच्छी ग्रो करती है। इफ इट इज ग्रोन इन खरीफ सीजन इट विल नॉट ग्रो प्रॉपरली ड्यू टू एक्सेस रेन एंड हीट एंड मे ऑल्सो गेट डिस्ट्रॉयड। ठीक है, बहुत ज़्यादा क्या होता है, रेन होती है और हीट यानी टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है, तो इसकी वजह से ये ग्रो नहीं कर पाएगी, मोस्ट ऑफ द चांसेस है कि डिस्ट्रॉय हो जाएगी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 काफ़ी अच्छा प्रश्न है बच्चों, ध्यान से समझें। देखो, क्या शुद्ध जल विद्युत का चालक होता है? अगर नहीं तो इसे चालक बनाने के लिए क्या किया जा सकता है? ठीक है, तो जो एक शुद्ध जल होता है, मिनरल वाटर, है ना, इज प्योर वाटर अ कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी? इफ नॉट व्हाट कैन बी डन टू मेक इट कंडक्टर? तो कैसे इसको एक कंडक्टर इलेक्ट्रिसिटी बनाया जा सकता है? तो बच्चों देखो, जो एकदम शुद्ध जल होता है ना, प्योर वाटर, इसमें खनिज या लवण ये तो होते नहीं हैं, इसीलिए ये विद्युत का खराब चालक होता है। इसीलिए
इसको एक अच्छा विद्युत चालक बनाने के लिए इसमें हम क्या डालेंगे, अशुद्धियां डालेंगे, जैसे कि नमक, सिरका, नींबू का रस या फिर जो अम्लीय और क्षारीय पदार्थ हैं वो डालेंगे। तो इससे क्या होगा, इसके अंदर खनिज और लवण ये प्राप्त होने लगेंगे और इजीली जो है ये विद्युत का जो खराब चालक था अब वो अच्छा चालक बन जाएगा। ठीक है, तो बच्चों शुद्ध जल, ठीक है, शुद्ध जल जो कि विद्युत का चालक नहीं होता है, उसे विद्युत का चालक बनाने के लिए हम उसमें अशुद्धियां मिलाएंगे, जैसे कि नमक, सिरका, नींबू का रस, अन्य अम्लीय और क्षारीय पदार्थ। ठीक है, प्योर वाटर डज नॉट contain मिनरल और सॉल्ट, सो इट इज प्योर कंडक्टर और पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। सॉल्ट, विनेगर, लेमन जूस और अदर एसिड लाइक अल्काइन सब्सटेंस, ठीक है, इंप्योरिटीज जिसे कहते हैं, अगर इसे ऐड करेंगे तो डेफिनेटली ये बेटर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बनेगा बच्चों। ठीक है, चलो अब बच्चों अगला क्वेश्चन करें। इससे पहले आप सभी को बता दूं कि देखो, अगर आप सभी बच्चों को ना वीडियो अच्छी लग रही है तो प्यारे बच्चों वीडियो को लाइक जरूर करना। ठीक है बच्चों, आपका एक एक लाइक ना हमें बहुत मोटिवेट करता है। और एक चीज बताऊं, अभी तो आपको 8वीं क्लास पढ़ा रहे हैं, आगे की आपकी 4 क्लासेस, क्लास 9, ठीक है, क्लास 10, क्लास 11 एंड क्लास 12, बच्चों 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं ये सारी क्लासेस आपको हम अपने इसी जस्ट स्मार्ट नॉलेज पे पढ़ाएंगे। ठीक है, तो इसीलिए मैं कह रहा हूं बच्चों कि अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हो ना इस वीडियो के माध्यम से, तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लो ऐसे ही वीडियोस को पाने के लिए और 4 साल तक हमसे जुड़ने के लिए। ठीक है, ताकि आपकी तैयारी हम हर साल अच्छी करवा सके। ठीक है, और आप हमें इंस्टाग्राम पे भी कनेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि इतने साल पढ़ाई करेंगे तो साथ में मिलकर तो थोड़ा बातें भी शेयर करेंगे, है ना। तो इंस्टाग्राम पे कनेक्ट कर लीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो शेयर भी करना अपने सभी दोस्तों को। बाकी तैयारी में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे, बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए। ओके, चलो क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं बच्चों। इसमें पूछा गया है, क्वेश्चन 4 है, गुरमीत लेजर टॉर्च से प्रयोग करना चाहता था लेकिन उसके शिक्षक ने उसे मना कर दिया। क्या आप इस निर्णय का कारण समझा सकते हैं? यानी कि सिंपल सा, पता है आपको क्या बताना है कि लेजर टॉर्च का प्रयोग क्यों नहीं करना चाहिए, ये आपको बताना है। ठीक है, तो देखो बच्चों, लेजर टॉर्च की जो रोशनी होती है ना बहुत तेज होती है, क्योंकि इसमें बहुत अधिक ऊर्जा होती है, इसमें जो एनर्जी है बहुत ज़्यादा होती है। ये आंखों के लिए हानिकारक हो सकती है और ये हमारी आंखों को बहुत ही क्षति यानी कि हानि पहुंचा सकता है। इसीलिए लेजर टॉर्च की सीधी रोशनी नहीं देखनी चाहिए। जैसे लेजर टॉर्च है, सन की रोशनी है, इसको भी हमें सीधा नहीं देखना चाहिए, नहीं तो आंखों पे बहुत ही ज़्यादा असर पड़ता है। ठीक है, तो गुरमीत वांटेड टू एक्सपेरिमेंट विद अ लेजर टॉर्च बट हिज टीचर फोरबेड हिम, उसने रोका। आप समझा सकते हैं क्यों? क्योंकि द लाइट ऑफ लेजर टॉर्च इज वेरी इंटेंस एज इट इज हैज अ लॉट ऑफ एनर्जी, इट कैन बी हार्मफुल टू द आईज एंड कॉज ऑफ परमानेंट डैमेज, देयरफॉर वन शुड नॉट लुक डायरेक्टली इनटू द लाइट ऑफ अ लेजर टॉर्च। इसलिए बच्चों हमें इसका उपयोग नहीं करना चाहिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 एंड बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कोयला मृत वनस्पति से किस प्रकार बनता है, यह प्रक्रिया क्या कहलाती है? ठीक है, तो कोयला देखो, जैसे कोई मृत वनस्पति है, जो पेड़ पौधे हैं मृत हैं, इनसे कोयला कैसे बनता है और इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो बच्चों इस प्रक्रिया को ना कार्बनीकरण कहते हैं। क्या बोलते हैं? कार्बनाइजेशन। लेकिन ये कैसे होती है तो अब इसे समझो। तकरीबन 300 मिलियन वर्ष पहले धरती पर घने जंगल हुआ करते थे। प्राकृतिक घटनाओं जैसे कि बाढ़, भूकंप के कारण कई सारे पेड़ पौधे मिट्टी में दब गए, यानी कि वो नष्ट हो गए। समय के साथ साथ उन पर मिट्टी की मोटी परत जमती चली गई, जिससे वे संपीड़ित हो गए। गहराई में बढ़ते दबाव और उच्च तापमान के कारण मृत वनस्पति धीरे धीरे कोयले में परिवर्तित हो गई और इसी धीमी प्रक्रिया को कार्बनीकरण कहते हैं। बच्चों अगर आपको मैं ना ये एक स्टोरी के माध्यम से समझाऊं, ठीक है, एक स्टोरी, तो ऐसे समझो, ध्यान से सुनना। देखो मैं क्या स्टोरी सुनाता हूं। देखो हुआ ये कि आज से लगभग 300 मिलियन साल पहले ना बहुत भूकंप आए, बाढ़ आई, जिसकी वजह से ना बहुत सारे जंगल नष्ट हो गए। जंगलों में पेड़ पौधे जो थे वो नष्ट हो गए और वो धरती के नीचे जमीन में दबते चले गए। अब जैसे जैसे समय बीता, ठीक है, समय बीता, वो संपीड़ित हो गए, यानी कि वो एक तरीके से मिट्टी में, धरती में, सतह में पूरी तरीके से नष्ट होके मिल गए, टूट गए उसके अंदर, है ना। अब गहराई में जब ये गए तो भाई बहुत ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ा,
बहुत ज़्यादा वहाँ पे दबाव बढ़ा, प्रेशर बढ़ा, धीरे 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 करके ये कोयले में बदल गए और इसी प्रक्रिया को कार्बनीकरण कहते हैं बच्चों। ठीक है, तो अब आप समझ गए ना कि क्या होता है बच्चों कार्बनीकरण। हाउ इज कॉयल फॉर्म्ड डेड वेजिटेशन, फ्रॉम डेड वेजिटेशन, व्हाट इज द प्रोसेस कॉल्ड। तो क्या कहते हैं बच्चों, उसको कार्बनाइजेशन कहते हैं। ठीक है बच्चों, पिछली वीडियो में ना मैंने आपको एक दो क्वेश्चन और करवाए थे पेट्रोलियम के निर्माण की प्रक्रिया, याद कर लेना इसको बच्चों। पेट्रोलियम के निर्माण की प्रक्रिया ये भी कुछ वैसा ही है, लेकिन इसमें समुद्री जीवों के मामले में है। जैसे कि पेट्रोलियम का निर्माण ना जो समुद्री जीव होते हैं जब ये मर जाते हैं, ठीक है, जब समुद्री जीव समुद्र में मर जाते हैं ना, तो उनका जो शरीर है वो तलछटी में दब जाता है और समय के साथ मिट्टी, बालू इनकी परतों के नीचे संपीड़ित हो जाता है। फिर लाखों वर्षों तक हाई टेम्परेचर और प्रेशर के कारण ये जो अवशेष थे मृत जीवों के, समुद्री मृत जीवों के, वो पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस में बदल जाते हैं, क्योंकि यह पानी से हल्के होते हैं इसलिए ऊपर तैरने लगते हैं, है ना। तो पेट्रोलियम का निर्माण बच्चों इस तरीके से होता है। तो मैंने आपको देखो कोयला कैसे बनता है, पेट्रोल कैसे बनता है, दोनों चीज़ें बता दी। ओके बच्चों, अच्छा पेट्रोल के बारे में इंग्लिश मीडियम में जिसको देखना है देख सकते हैं, प्रोसेस ऑफ पेट्रोलियम फॉर्मेशन। चलो क्वेश्चन नंबर बच्चों 6 देखेंगे, काफी इंटरेस्टिंग है। पूछा गया है आकाश में बिजली चमकने और मेघ गर्जन की घटना एक साथ होती है। देखो आकाश में बिजली चमकती है और जो बिजली की आवाज है, मेघ बादल जो गरजते हैं, उनकी घटना एक साथ होती है। लेकिन फिर ऐसा क्या कारण है कि हमें बिजली तो पहले दिखाई देती है लेकिन जो बादलों के गरजने की आवाज है वो बाद में सुनाई देती है। इसका क्या रीजन है भाई? तो इसके दो रीजन है। देखो दो नहीं, वैसे एक ही है, मतलब पॉइंट इसके कई सारे हैं। जैसे कि जब आकाश में बिजली चमकती है तो बिजली और मेघ गर्जन एक ही समय पर होते हैं, लेकिन जैसा कि आप सभी को पता है कि प्रकाश की गति होती है इतनी, ठीक है, 10 करोड़ मीटर पर सेकेंड, जबकि ध्वनि की गति कितनी होती है? मात्र 330 मीटर सेकेंड। क्योंकि प्रकाश की गति ध्वनि की गति से कई ज्यादा गुना, देख सकते हैं कितनी है ना। इसीलिए हमें बिजली पहले दिखाई देती है और इसकी जो गर्जना है ये बहुत देर बाद में सुनाई देती है। इसका कारण यह है कि ध्वनि को हमारे कानों तक पहुंचने में अधिक समय लगता है, जबकि प्रकाश तुरंत हमारी आंखों तक पहुंच जाता है। प्रकाश हमें तुरंत दिख जाता है जबकि ध्वनि को हमारे कानों तक पहुंचने में टाइम लगता है। इसीलिए हमें ना बिजली पहले चमकती हुई दिखती है लेकिन बादलों के गरजने के बाद में सुनाई देती है। ओके बच्चों, चलो अगला देखेंगे। तो ये आपका इंग्लिश में बच्चों ये क्वेश्चन है आपका और ये आपका आंसर यहां से पढ़ सकते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 7, युग्मनज और भ्रूण में दो भिन्नताएं बताइए। ठीक है, जो युग्मनज है और भ्रूण है इसमें क्या क्या भिन्नताएं होती हैं? तो बच्चों देखो, जो युग्मनज होता है ना ये एकल कोशिकीय होता है, जबकि भ्रूण बहुकोशिकीय होता है। युग्मनज में शरीर के अंग बनने की प्रक्रिया शुरू नहीं होती है, जबकि भ्रूण में अंगों की पहचान की जा सकती है। ठीक है, अगर मैं सिंपल से आपको बताऊं ना क्या होता है, तो युग्मनज क्या होता है बच्चों? एकल कोशिकीय होता है ये। ठीक है, शरीर के अंग बनने की प्रक्रिया शुरू नहीं होती, जबकि भ्रूण बहुकोशिकीय होता है, इसमें शारीरिक अंगों की पहचान भी की जा सकती है। बस हो गया आंसर। कायांतरण किसे कहते हैं बच्चों? काफी इंपॉर्टेंट है, कायांतरण किसे कहते हैं? तो ध्यान से सुनना बच्चों, ठीक है। कायांतरण, ठीक है, कायांतरण जब किसी जीव के विकास के दौरान उसके शरीर में बड़ा बदलाव आता है तो उसे कायांतरण कहते हैं। यानी कि जब किसी जीव का विकास हो रहा है तो उस दौरान ना उसके शरीर में बहुत बड़े बड़े बदलाव आते हैं, उसको हम कहते हैं कायांतरण। बेसिकली कायांतरण ना एक जैविक प्रक्रिया होती है जिसमें किसी भी जीव की कोशिकाएं बढ़ती हैं, जीव की बनावट एक तरीके से पूरी तरह से बदल जाती है और यह बदलाव अचानक या प्रमुख रूप से देखा जा सकता है। उदाहरण के लिए मेंढक और तितली अपने जीवन चक्र में कायांतरण से गुजरते हैं। जो मेंढक होता है, तितली होती है, ये अपने जीवन चक्र में ऐसे दौर से गुजरते हैं। ठीक है, तो इसको बोलते हैं बच्चों कायांतरण। अब इन्हीं सभी क्वेश्चन को इंग्लिश मीडियम में देखेंगे। स्टेट टू डिफरेंस बिटवीन जिक्टो एंड एम्ब्रियो, इन दोनों में क्या डिफरेंस होता है बच्चों? यहां से पढ़ सकते हैं। व्हाट इज मेटामॉर्फोसिस, गिव एग्जांपल। तो मेटामॉर्फोसिस क्या होता है बच्चों? आप वो भी यहां से पढ़ सकते हैं इजीली, सब लिखा हुआ है मैंने। ठीक है, चलो ये देखो अब ध्यान से,
2 नंबर से लेके दो, क्वेश्चन नंबर 2 से लेके 7 तक ये हमारे 2 नंबर थे, 2 नंबर के। अब जो हमारे आगे के क्वेश्चन आने वाले हैं, ठीक है, क्वेश्चन 8 से लेके 11 ये होंगे 3 नंबर के, और ये थोड़े लॉन्ग क्वेश्चन है और ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो बच्चों क्वेश्चन 8 हमसे क्या कहता है, सिंचाई क्या है और जल संरक्षण करने वाली किन्हीं 2 विधियों का उल्लेख कीजिए, या फिर सिंचाई जल संरक्षण वाली 2 विधियों का उल्लेख कीजिए। ठीक है, तो आओ बच्चों समझते हैं। सबसे पहले सिंचाई क्या होती है। ठीक है, देखो, फसलों को समय समय पर आवश्यक मात्रा में पानी देना सिंचाई कहलाता है। यानी कि जो फसलें होती है ना, इनको समय समय पे हमें उनकी मात्रा के आवश्यक मात्रा के हिसाब से पानी देना चाहिए, है ना। इसी को हम सिंचाई कहते हैं। इससे क्या होता है, इससे फसल की अच्छी वृद्धि होती है, अच्छा उत्पादन हो पाता है। अब सिंचाई की ना कुछ आधुनिक विधियां हैं जो कि पानी की बचत करने में सहायक होती हैं, जैसे कि छिड़काव की विधि। ठीक है, छिड़काव की विधि, इसमें क्या होता है, इस विधि में ना पानी को पाइप और नोजल के माध्यम से हवा में बारीक बूंदों के रूप में गिराया जाता है, जिससे जैसा बारिश नहीं होती है छोटी छोटी बूंदों में, वैसा प्रभाव पड़ता है। यह विधि उन क्षेत्रों में उपयोग की जाती है जहाँ की जल की उपलब्धता बहुत ही सीमित हो, यानी कि जहाँ पे ना नहर हो गई या फिर नदी हो गई, बहुत ही कम मात्रा में हो, पानी बहुत कम हो वहाँ पे। ठीक है, छिड़काव विधि वहाँ पे होती है। फिर आता है बच्चों ड्रिप विधि। इसमें पानी को फसलों की जड़ों तक धीरे धीरे टपकाया जाता है। इस विधि से पानी की बर्बादी नहीं होती है और पौधों को आवश्यकता के अनुसार नमी मिलती रहती है, और यह विधि जल संरक्षण के लिए सर्वप्रभावी होती है। देखो, दोनों विधियों में क्या डिफरेंस है। एक है छिड़काव विधि, इसमें हम क्या करते हैं, पानी की पाइप और नोजल के माध्यम से हवा में बारीक बारीक बूंदों को ऊपर फैलाते हैं, यानी कि बारिश जैसा मौसम होता है ना। और ड्रिप विधि में क्या होता है, पानी सिर्फ फसल की जड़ों तक टपकाया जाता है धीरे धीरे करके, ताकि पानी की बर्बादी बिल्कुल भी ना हो और पौधों को जितनी इंपॉर्टेंस है वो मिल जाए उनको, है ना। अब दूसरा क्वेश्चन बच्चों, कोक के गुण और उपयोगों का वर्णन कीजिए। तो बच्चों कोक के गुण और उपयोग क्या होंगे इसमें से, देखो, कोक के गुण और उपयोग, तो देखो बच्चों, कोक जो है ना वो एक कठोर और काले रंग का ईंधन है। कोक क्या है, कठोर और काले रंग का ईंधन है, जो कि कोयले के विशेष आसवन से हमें प्राप्त होता है। यह लगभग शुद्ध कार्बन होता है। अभी हमने पढ़ा था ना एक सत्य सत्य वाला क्वेश्चन कि कोक जो है वो लगभग शुद्ध कार्बन होता है। इसे इस्पात उत्पादन में और धातु उद्योग में औद्योगिक ईंधन के रूप में उपयोग किया जाता है। इस्पात उत्पादन के लिए, ठीक है, और धातु उद्योग में एक औद्योगिक ईंधन के रूप में उपयोग कर सकते हैं। कोक जो है अधिक गर्मी उत्पन्न करता है और धुआं भी कम छोड़ता है। इसका उपयोग धातुओं के शुद्धिकरण में भी किया जाता है। इस तरीके से लिख देंगे। ओके बच्चों, चलो अब इन्हीं क्वेश्चंस को इंग्लिश मीडियम में देखेंगे। व्हाट इज इरिगेशन, मेंशन टू मेथड्स ऑफ वाटर कंजर्वेशन। तो इरिगेशन क्या होता है बच्चों, और इसके लिए दो कौन कौन से मेथड हैं, तो एक है स्प्रिंकलर मेथड और एक है ड्रिप मेथड। ओके, अगला क्वेश्चन, डिस्क्राइब दी प्रॉपर्टीज एंड यूज ऑफ कोक। तो कोक की प्रॉपर्टीज क्या है एंड यूज क्या होता है बच्चों, ये रहे, पढ़ सकते हैं यहां से। ओके, सारे के सारे। चलो बच्चों क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे। अब इसमें ना हमारे दो क्वेश्चन है, क्या क्या, नियमित परावर्तन और विसरित परावर्तन, इसमें अंतर बताइए। एक और क्वेश्चन बच्चों, जो खाद है, ठीक है, ध्यान से सुनिए, खाद और उर्वरक, इनमें क्या क्या डिफरेंस है इसके बारे में बताइए। तो ये भी क्वेश्चन बनेगा आपको। इस क्वेश्चन को मैंने ऐड कर रखा है, वो समझाऊंगा अगले सैंपल पेपर में, खाद और उर्वरक में क्या क्या डिफरेंस होता है। ठीक है, अभी हम यहाँ पे नियमित परावर्तन और विसरित परावर्तन इसको समझेंगे। देखो, नियमित परावर्तन, यह प्रकाश चिकनी सतह पर आने पर होता है। कहां पर, चिकनी सतह पर। प्रकाश किरणें एक निश्चित दिशा में परावर्तित होती हैं। प्रकाश की किरणें जो है ना वो एक निश्चित दिशा में परावर्तित होती हैं, जैसे कि समतल दर्पण के द्वारा परावर्तन। ओके, फिर आता है बच्चों विसरित। अब विसरित यानी कि बिखरा हुआ होगा, और बिखरा हुआ किस पे होता है, खुरदरी सतह पे होता है ना। प्रकाश किरणें विभिन्न दिशाओं में परावर्तित होती हैं, सड़क की सतह से परावर्तन। ठीक है, तो दोबारा समझा दूं एक बार। देखो, नियमित में क्या होता है, जो प्रकाश है ये चिकनी सतह पर आता है। अब चिकनी सतह है तो यानी कि ये एक निश्चित दिशा में परावर्तित होगा, जैसे कि एक समतल दर्पण के द्वारा परावर्तन। विसरित में क्या होता है, सतह खुरदरी होती है, इसीलिए प्रकाश की किरणें विभिन्न दिशाओं से होती हैं, जैसे कि सड़क की सतह से परावर्तन, इस तरीके से। ओके,
सेम ही क्वेश्चन, बट एक नोट इंपॉर्टेंट ध्यान देने योग्य बात यह है कि विसरित परावर्तन सतह की असमानता के कारण होता है, लेकिन इसमें भी परावर्तन के नियम लागू होते हैं। ठीक है, अब देखो बच्चों हमारा ये वाला क्वेश्चन नंबर इसी का इंग्लिश में, व्हाट आर दी डिफरेंस बिटवीन रेगुलर रिफ्लेक्शन एंड डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन। तो रेगुलर में क्या होता है, दिस occurs when light falls on the smooth surface. Light rays are reflected in a certain direction. Example, reflection by the plane mirror. Diffused reflection में क्या होता है, this occurs on a rough surface. Light rays are inflected in different direction. Example, reflection from the road surface. नोट यहाँ पे देख लेंगे। ओके, क्वेश्चन नंबर 10th एंड काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आंतरिक निषेचन एवं बाहरी निषेचन, इसमें क्या अंतर होता है। ठीक है, तो निषेचन दो तरीके का होता है बच्चों, एक होता है आंतरिक, एक होता है बाहरी। अब आंतरिक निषेचन की बात करेंगे तो इसमें ऐसे लिखेंगे कि इसमें नर और मादा में युग्मकों का संलयन मादा के शरीर के अंदर होता है, यानी कि नर और मादा, नर यानी कि एक एज ए मेल और मादा यानी कि एज ए फीमेल, इसमें युग्मकों का जो संलयन है, ठीक है, जो युग्मक बनेगा वो किसमें बनेगा, मादा के शरीर के अंदर बनेगा। ठीक है, मादा के शरीर के अंदर। इस प्रकार के निषेचन में बहुत कम संख्या में अंडे उत्पन्न होते हैं। ठीक है, बहुत कम मात्रा में अंडे उत्पन्न होते हैं, उदाहरण गाय, कुत्ता और मानव। अब बारी आती है बच्चों बाहरी निषेचन की। बाहरी निषेचन में नर और मादा के युग्मकों का मिलन शरीर के बाहर होता है। किसमें, शरीर के बाहर होता है, और आमतौर पे पानी में ज़्यादा पाया जाता है ये सब। इसमें बड़ी संख्या में अंडे उत्पन्न होते हैं, क्योंकि इनमें कोई बहुत सारे जीवित नहीं रह पाते, इसीलिए। जैसे कि मेंढक है या मछलियाँ हैं, ये बहुत सारे अंडे उत्पन्न करती हैं, है ना, पानी की जीव है, बहुत सारे अंडे उत्पन्न होते हैं। अब सब में से तो बच्चे निकलते नहीं हैं, जैसे मछली ने 20 अंडे दिए, ठीक है, और उसमें से ज़्यादा से ज़्यादा 8, 10, 12, किसी में 5, किसी में 15 में बच्चे निकलेंगे, कुछ मर जाते हैं उसी में ही, है ना, क्योंकि सही से देखभाल हो नहीं पाती है। सेम यही बात मेंढक के लिए भी है, जो मादा मेंढक होती है ना, इस तरीके से। तो समझ गए ना बच्चों, आंतरिक निषेचन क्या होता है और बाहरी निषेचन क्या होता है। ओके, चलो इंग्लिश मीडियम में देख लीजिए, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इंटरनल फर्टिलाइजेशन और एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। तो बच्चों इंटरनल में क्या होता है, इन दिस द फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल germs take place inside the body of the female. In this type of fertilization, a very small number of eggs are produced, like example cow, dogs and human etc. External fertilization, in this the fusion of male and female gametes take place outside the body, usually in water. In this a large number of eggs are produced, as many of these do not survive. एग्जाम्पल्स फ्रॉग, फिश etc. ओके बच्चों, इस तरीके से लिखेंगे। चलो अब है क्वेश्चन नंबर हमारा 11। बहुत अच्छा प्रश्न है बच्चों, सूक्ष्म जीवों के द्वारा होने वाले हानिकारक प्रभावों को संक्षिप्त में समझाओ। बच्चों सूक्ष्म जीवों के मामले में एक क्वेश्चन आपका 3 नंबर का और बन सकता है कि सूक्ष्म जीवों के फायदे क्या होते हैं। ठीक है, आपके एनसीईआरटी किताब में दिया गया, मैंने देखा था कि सूक्ष्म जीवों के फायदे क्या होते हैं। तो अगले सैंपल पेपर में आपको मैं सूक्ष्म जीवों के फायदे भी बता दूंगा बच्चों। ठीक है, चलो सूक्ष्म जीवों के द्वारा होने वाले हानिकारक प्रभावों का वर्णन कीजिए। तो चलिए समझाते हैं। देखो सूक्ष्म जीवों के द्वारा होने वाले हानिकारक प्रभाव, तो इसमें ना सबसे पहला तो यह है कि सूक्ष्म जीव कई तरीकों से नुकसान पहुंचा सकते हैं। सूक्ष्म जीव कई तरीके से नुकसान पहुंचा सकते हैं, चाहे फिर वो मनुष्य हो, जानवर हो या फिर पौधे हो, ये सभी में बीमारियों का कारण बनते हैं। ये किसी को भी नहीं छोड़ते, चाहे मनुष्य हो, जानवर हो, पौधे, सभी को बीमार कर देते हैं। कुछ सूक्ष्म जीव भोजन, कपड़े और चमड़े को खराब कर सकते हैं। कुछ सूक्ष्म जीव होते हैं ना, ये हमारे भोजन को, कपड़ों को, चमड़े को खराब कर सकते हैं, जिससे कि बीमारियां फैलती हैं। मनुष्यों में आमतौर से सूक्ष्म जीवों से होने वाली बीमारियां जैसे कि हैजा, टाइफाइड, सर्दी जुकाम और चिकन पॉक्स। कुछ बैक्टीरिया या वायरस जानवरों में भी बीमारियों का कारण बन सकते हैं, जैसे कि जानवरों को एंथ्रेक्स होना, जो इंसानों और पशुओं दोनों को प्रभावित करता है। इसके अलावा कुछ सूक्ष्मजीव फसलों को भी संक्रमित करते हैं, जैसे कि गेहूं, चावल, गन्ना, संतरा, है ना,
तो इसमें कीड़े लग जाते हैं, तो इससे क्या होता है, उनकी जो उपज है वो खराब हो जाती है। तो सूक्ष्म जीव बहुत ही हानिकारक होते हैं। ओके, चलो अब इसी का अथवा वाला क्वेश्चन देख लेंगे। ये क्वेश्चन पिछली वीडियो में करवाया मैंने आपको। प्रतिजैविक क्या है? प्रतिजैविक लेते समय कौन सी सावधानियां रखनी चाहिए? ठीक है, तो प्रतिजैविक को इंग्लिश में बोलते हैं बच्चों एंटीबायोटिक्स। तो एंटीबायोटिक्स के मामले में जो सूक्ष्मजीव से होने वाली बीमारियां हैं उनको रोकने में, उनको समाप्त करने में एंटीबायोटिक्स हमारी मदद करती है। जैसे मान लीजिए आपको एलर्जी है ना, तो इसके लिए आप एंटीबायोटिक्स लेते हैं, तो ये क्या करता है, आपके शरीर के अंदर जो रेड ब्लड सेल्स होता है, ठीक है, आरबी, इनको बनाता है। और इससे क्या होता है, वो अंदर ही अंदर हमारे उन वायरस से, उनसे लड़ता है, इन सूक्ष्म जीवों से लड़ता है। जैसे कि कुछ एंटीबायोटिक्स के नाम हैं, पेनिसिलिन हो गया, स्ट्रेप्टोमाइसिन हो गया और टेट्रासाइक्लिन हो गया, इस तरीके से। अब जब प्रतिजैविक यानी कि एंटीबायोटिक लिया जाए तो कुछ सावधानियां बरतनी चाहिए। जैसे कि हमें डॉक्टर की सलाह के बिना कोई प्रतिजैविक नहीं लेना चाहिए। एंटीबायोटिक जब भी लें हमेशा डॉक्टर की सलाह से नहीं लें। डॉक्टर के द्वारा बताए गए कोर्स को पूरा करें। जितना कोर्स उसने बताया एंटीबायोटिक को लेने के लिए वो पूरा करना चाहिए। अगर जरूरत ना हो तो इसका उपयोग ना करें और गलत मात्रा में भी इसका सेवन ना करें। ठीक है, चलो सेम ही क्वेश्चन इंग्लिश में बच्चों कि गिव अ ब्रीफ डिस्क्रिप्शन ऑफ हार्मफुल इफेक्ट कॉज बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो बच्चों माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में देख सकते हैं, इसके क्या क्या हार्मफुल इफेक्ट होते हैं, सारी चीजें। ठीक है, फिर बच्चों व्हाट आर एंटीबायोटिक्स, व्हाट प्रिकॉशन शुड बी टेकन व्हाइल टेकिंग एंटीबायोटिक्स। ठीक है, तो बच्चों एंटीबायोटिक्स क्या होते हैं यहाँ से पढ़ लीजिए, एंड कौन कौन से हमें जो है ना सावधानियां बरतनी चाहिए, तो वो भी आप यहाँ से देख सकते हैं। अब यहाँ पे जो है ना हमारे आज के इस पेपर का जो खंड नंबर खा है ये तो हमने समझ लिया है पूरा। ठीक है, अब बच्चों देखो खंड गा जो है ना, खंड गा, इसमें आपके 3-3 नंबर के 4 क्वेश्चन है, 3-3 नंबर के 4 क्वेश्चन है जो कि है योग्यता आधारित प्रश्न। कौन से? योग्यता आधारित, यानी कि केस बेस्ड आपके क्वेश्चन इसमें होंगे। तो हम क्या करेंगे बच्चों, केस बेस्ड क्वेश्चन इस वीडियो में डिस्कस नहीं करने वाले हैं, क्योंकि देखो केस बेस्ड क्वेश्चन मोस्ट प्रोबेबली चांसेस है कि ये आपके एग्जाम में अलग ही आएगा। ठीक है, मैं आपको चाहे 10 केस बेस्ड करवा दूं, 20 केस बेस्ड करवा दूं, लेकिन साइंस के अंदर ये एक खासियत है कि केस बेस्ड इसका क्वेश्चन अलग तरीके से आता है हर बार एग्जाम में। ठीक है, लेकिन जो एमसीक्यूज हैं, ठीक है ध्यान से सुन लेना, जो एमसीक्यूज हैं आपके, जो आपके वन वर्ड वाले क्वेश्चंस हैं, ठीक है, जो आपके फिलिंग ब्लैंक्स वाले क्वेश्चन है, राइट एंड रॉन्ग वाले क्वेश्चन है, 2 नंबर के क्वेश्चन है, 3-3 नंबर के क्वेश्चन है, ये सारे के सारे सेम टू सेम आने के चांसेस होते हैं। ठीक है, तो हम खंड गा वगैरह को नहीं समझेंगे, हालांकि मैं आपको अभी ना 2 से 3 सैंपल करवाऊंगा, उनके अंदर समझा दूंगा, चिंता मत करो। ठीक है, अभी के लिए आप चाहे तो उसे पढ़ सकते हैं, मैंने आपको पिछली वीडियो में समझा रखा है। मैं आपको कुछ लॉन्ग क्वेश्चन बता देता हूं जो कि इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ठीक है, जैसे कि बच्चों ये वाला क्वेश्चन है, अलैंगिक जनन क्या होता है बच्चों? तो अलैंगिक जनन वह प्रक्रिया होती है जिसमें एक ही जीव से नया जीव उत्पन्न होता है। ठीक है, इसमें किसी अन्य जीव की आवश्यकता नहीं होती है और यह जनन मुख्य रूप से एक कोश के जीवों में पाया जाता है। ओके, अभी अलैंगिक जनन भी 2 तरीके का होता है बच्चों, एक होता है मुकुलन यानी कि ब्रीडिंग, एक होता है द्विखंडी यानी कि बाइनरी फ्यूजन। तो फ्यूजन बेसिकली, तो मुकुलन में क्या होता है, इसमें जो जीव होता है ना, ये इसके शरीर पे एक छोटा सा भाग उत्पन्न आ जाता है, इसे उत्पन्न हो जाता है, इसे हम कली कहते हैं, और ये धीरे धीरे बढ़ता रहता है और यही नया जीव बन जाता है, जैसे कि हाइड्रा फिर ईस्ट। बाइनरी में क्या होता है, इसमें एक ही कोशिका जो है वो 2 समान भागों में विभाजित हो जाती है और फिर इससे 2 नए जीव बनते हैं, जैसे कि अमीबा, परामीशियम, इस तरीके से। ठीक है, तो जो देख सकते हैं जो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो क्या होता है, इसके 2 टाइप्स हैं, ब्रीडिंग और विनरी। परावर्तन के क्या क्या नियम होते हैं बच्चों? तो आपतन कोण, परावर्तन कोण हमेशा बराबर होते हैं। आपतित किरण, परावर्तित किरण और परावर्तक सतह पर आपतन बिंदु से खींची गई लंबवत रेखा भी इसके समतल में होती है। ठीक है, सजीव जनन क्यों करते हैं बच्चों? ताकि उनकी जाति का जो अस्तित्व है ये बना रहे, नई पीढ़ियां जो होती हैं इनके निर्माण में सहायता कर सके, जीवन चक्र उनका चलता रहे। ठीक है बच्चों, हाँ ये वाला क्वेश्चन कि हम अपने नेत्रों की देखभाल कैसे कर सकते हैं, तो बच्चों
हमें अपनी आंखों का ना सही से ध्यान रखना चाहिए। अगर कोई भी समस्या आंखों में, तो हमें जो आई स्पेशलिस्ट है इससे सलाह लेनी चाहिए। हमें अगर चश्मा लगाना है तो एकदम गुड क्वालिटी वाला चश्मा लगाना चाहिए। हमें बहुत तेज़ या फिर बहुत कम रोशनी में हमें नहीं पढ़ना चाहिए, और जब पढ़ाई भी करें तो किताब या स्क्रीन को उचित दूरी पे रखें। सूर्य या लेजर टॉर्च या फिर जिसमें भी ज़्यादा पावर हो, एनर्जी हो, प्रकाश हो, उसको हमें सीधा नहीं देखना चाहिए। आंखों को गंदे हाथों से नहीं छूना चाहिए, धूल चली जाए तो साफ पानी से धो लें। आंखों की नियमित तौर पे सफाई करते रहें, उन्हें आराम दें। ओके बच्चों, ऐसे करेंगे तो देख लीजिए, टेक केयर ऑफ आइस। तो आइस को कैसे टेक केयर करते हैं पढ़ लीजिए। फिर ये क्वेश्चन थे बच्चों कि पैराग्राफ आपको राइटिंग करनी थी, तो मैंने आपको मिट्टी तैयार करना है इसका क्या मतलब होता है, इसकी आपको पैराग्राफ राइटिंग बताई थी। बुआई के लिए, निराई के लिए, ठीक है, आप पढ़ लेना चाहे तो इसे, ठीक है। इंग्लिश में सॉइल प्रिपरेशन क्या होती है, फिर शॉइंग हो गया, वेडिंग हो गई, थ्रेशिंग हो गई, ठीक है। कोक के गुण तो अभी बताए थे। हाँ, ये वाला एक क्वेश्चन था बच्चों कि संगीत, तो संगीत क्या है? संगीत वह ध्वनि है जो कि मधुर और सुरीला अनुभव करवाती है। यह प्राकृतिक वाद्य यंत्रों और गायन के द्वारा उत्पन्न होती है, जबकि शोर जो है ना, अवांछित और कर्कश ध्वनि होती है, जैसे कि हॉर्न, मशीन, इस तरीके से। और कभी कभी जो संगीत हम सुनते हैं वो शोर में बदल सकता है। कैसे? कोई भी संगीत जो भी आपको गाना पसंद है वो तेज आवाज में चला दिया जाए और बहुत सारे वाद्य यंत्र में एक साथ चला दिया जाए, है ना, और उसमें कुछ भी ऐसा हो कि वो आगे पीछे बजे, तालमेल ना बैठे, तो ये शोर बन जाएगा, ठीक है। और फिर बच्चों ये क्वेश्चन था हमारा कि सीएनजी और एलपीजी को ईंधन के रूप में इस्तेमाल करने के क्या क्या लाभ होते हैं बच्चों। तो मैंने आपको बताया था, ये पारंपरिक ईंधनों की तुलना में अधिक साफ सुथरे होते हैं, कम प्रदूषण करते हैं। एलपीजी में अधिक ऊर्जा होती है, जिससे कि ये जलने में प्रभावी साबित होते हैं। इनके जलने से धुआं भी कम निकलता है, पर्यावरण को नुकसान भी कम करते हैं। घरों में एलपीजी, वाहनों में सीएनजी, इसका उपयोग किया जा सकता है। पेट्रोल, डीजल, इनकी तुलना में ये किफ़ायती भी होते हैं, पैसा भी बचता है इनसे, ठीक है। पेट्रोल डीजल के जलने के बाद में अवशेष या राख रह जाती है, लेकिन जो ये है सीएनजी और एलपीजी, इनमें कोई भी राख वगैरह या अवशेष बचता नहीं है, जिससे कि सफाई बनी रहती है बच्चों, है ना। तो ये क्वेश्चन हो गया आपके। अब जैसे ये हमारा गा वाला है ना, आपको मैं दिखा देता हूँ, ये आपके क्वेश्चन हैं, ठीक है। मैंने आंसर लिखे हुए हैं, अगर आप बच्चों पढ़ना चाहें तो इसे पढ़ सकते हैं। पिछली वीडियो में समझा रखे, आंसर मैंने लिख रखे, चिंता मत करो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 को देख सकते हैं, ये आपके 13 है। आंसर देखेंगे बच्चों तो ये आपके पैसेज हैं। इसमें है कि आंख में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करता है आइरिस। वह दोष जिसके कारण व्यक्ति दूर की वस्तुओं को स्पष्ट रूप से देख नहीं पाता है, मायोपिया, ठीक है। मानव आंख में क्षण और शंकु के संबंध में कौन सा कथन सही है? तो शंकु तेज प्रकाश के प्रति संवेदनशील होता है। आंखों की देखभाल के लिए कौन सा उचित नहीं है? तो इसमें से ना, यदि धूल के कण आंखों में चले जाए तो अपनी आंखें रगड़नी चाहिए, ये गलत है, ठीक है। आप सारे क्वेश्चन के आंसर देख लीजिए। पहले का आइरिस, दूसरे का मेपिया, तीसरे का ये वाला और चौथे का ये। और मैंने देखो व्याख्या भी कर रखी है कि मेरा आंसर सही कैसे है, ओके। और सेम ये इंग्लिश मीडियम में, ये आपके क्वेश्चन है सारे के सारे, पढ़ सकते हैं आप इजीली, और ये आपके आंसर हैं सारे के सारे, ठीक है। अब हमारा ये वाला क्वेश्चन था बच्चों, ठीक है। पौधों में पोषण का प्राथमिक तरीका क्या होता है बच्चों? तो स्वयपोषी। पौधों को कौन सा भाग मुख्य रूप से प्रकाश ऊर्जा के अवशोषण में शामिल होता है? पत्तियां, ठीक है। पौधों के किस भाग में कार्बन डाइऑक्साइड पत्तियों में प्रवेश करता है? तो रंध्र इसमें करता है। और उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं जिसके माध्यम से पौधे जो होते हैं ना, वो सूर्य से अपना भोजन बनाते हैं, तो उसको प्रकाश संश्लेषण कहते हैं, ठीक है। अब ये सारे क्वेश्चन के आंसर देख सकते हैं बच्चों। स्वयपोषी, पत्तियां, रंध्र, प्रकाश संश्लेषण, आंसर क्या है, व्याख्या भी है इसकी, इंग्लिश में देख लेंगे। ये रहे आपके क्वेश्चन सारे के सारे, ठीक है, और ये आपके आंसर हैं सारे के सारे। फिर ये वाला था बच्चों आपका 15वां वाला, ठीक है, और इसे भी आप इजीली पढ़ सकते हैं, सारे क्वेश्चन आंसर लिखे हुए हैं, ये आपके क्वेश्चन हो गए सारे के सारे, और कुछ क्वेश्चन आपके यहाँ पे हो गए, ये रहे, ओके बच्चों। इस तरीके से आपका ये कॉन्सेप्ट यहाँ पे पूरा हो गया। सो फाइनली बच्चों, इस प्रकार से हमने अपने आज की इस वीडियो में जो हमारा तीसरा सैंपल पेपर है, ठीक है, सैंपल पेपर नंबर 3, ये पूरा समझ लिया है। और अभी कितना टाइम हुआ है? अभी हमें हो चुके हैं 45 मिनट्स, ठीक है। तो बच्चों 45 मिनट के अंदर हम सभी ने अपना तीसरा जो सैंपल पेपर है बहुत अच्छे से समझ लिया है, ठीक है। और आशा करता हूं बच्चों कि जो जो क्वेश्चन आपको मैंने समझाए हैं अच्छे से समझ में आए होंगे। इसमें से बहुत से क्वेश्चन
आपके फाइनल के एग्जाम में आ सकते हैं बच्चों। इसीलिए जो क्वेश्चन समझाए हैं अगर कोई ना समझ में आया हो तो दोबारा से आप उसे रिपीट करके जरूर से देख लीजिएगा, ठीक है। अब आप सभी बच्चों को ये वीडियो अच्छी लगी है तो जल्दी से वीडियो को एक प्यारा सा लाइक कर दीजिए। आपका एक एक लाइक हमें बहुत मोटिवेट करता है, ठीक है। साथ ही साथ इसे अपने सभी दोस्तों में शेयर भी कर दीजिए। और जो भी बच्चा हमारे चैनल पे पहली बार जुड़ा है बच्चों, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि आने वाले आपकी 9वीं क्लास, 10वीं क्लास, 11वीं क्लास और 12वीं क्लास, ये सारी क्लासेस हम अपने इसी चैनल जस्ट स्मार्ट नॉलेज पे पढ़ाने वाले हैं। और साथ ही आप हमें इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर लीजिएगा बच्चों, ठीक है। चलिए अब हम मिलेंगे आपसे अगले सेशन में अगली वीडियो के साथ। और आप सभी को एडवांस में एक बार फिर से क्लास 8 के साइंस के फाइनल के एग्जाम के लिए विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। बहुत बहुत धन्यवाद। एग्जाम अच्छे से कीजिएगा, ठीक है। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।